एक है बेस थ्योरम, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बेस थ्योरम में क्या है इसको ज़रा समझो आप लोग। जैसे सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 बैग हैं, बैग 1, बैग 2 और बैग 3, ये 3 बैग है। और फर्स्ट बैग में मेरे पास हैं 5 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। सेकंड बैग में है 6 रेड एंड से 4 ब्लैक बॉल्स। थर्ड बैग में है 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक रेड बॉल ड्रॉ करें। तो रेड बॉल ड्रॉ करें, इसकी मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताएं। तो होगा क्या, रेड बॉल ड्रॉ करने के लिए या तो मैं इधर से ड्रॉ कर सकता हूँ, या मैं इधर से ड्रॉ कर सकता हूँ, या मैं इधर से ड्रॉ कर सकता हूँ। तीनों में से किसी भी एक बैग में से मैं रेड बॉल ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है जी, वी आर टॉकिंग अबाउट रेड बॉल। तो बेस थ्योरम में हम यही बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी जॉब को करने के लिए अलग अलग पाथ हो गए। पाथ क्या हो गए, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, 3 पाथ हो गए। जैसे मैंने बोला E1, E2 और E3, ये मैंने बोले 3 पाथ है। या तो यहाँ से जॉब अकम्प्लिश हो सकता है, या फिर यहाँ से जॉब अकम्प्लिश हो सकता है, या फिर यहाँ से जॉब अकम्प्लिश हो सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने बोला कि 3 बैग हैं, हर एक बैग में बॉल्स हैं, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, और हमें रेड बॉल निकालना है। तो जॉब हम फर्स्ट बैग से भी अकम्प्लिश कर सकते हैं कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकल गया, सेकंड से या थर्ड से, लाइकवाइज। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो बेस थ्योरम में बेसिकली हम लोग क्या जाएंगे कि अलग अलग इवेंट्स हो गए किसी भी जॉब को अकम्प्लिश करने के लिए। अब इन इवेंट्स में एक कॉमन है, इन तीनों में ही एक चीज़ कॉमन है। जैसे इन तीनों में ही एक चीज़ क्या कॉमन है कि रेड बॉल यहाँ भी है, रेड बॉल यहाँ भी है, रेड बॉल यहाँ भी है। तो जो कॉमन है उसको हम बोल रहे हैं ए। ये जो कॉमन रीजन है ये है हमारा ए। ठीक है, इस कॉमन रीजन की हमने बात की थी। तो इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दिस इज़ ए। अब ए को अकम्प्लिश करने के लिए क्या हो सकता है, ए होगा प्रोबेबिलिटी जो ए का कुछ पोर्शन E1 में है, तो उसको हम बोलेंगे E1 इंटरसेक्शन ए। इसको हमने क्या बोला, दिस इज़ ए, जो मैंने शेड किया। तो क्या होगा, PE1 इंटरसेक्शन ए। दूसरा क्या होगा, PE2 इंटरसेक्शन ए। तीसरा क्या होगा, PE3 इंटरसेक्शन ए। बोलो, यहाँ तक क्लियर है कि जो हम ए बोल रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी होगी E1 और ए में जो कॉमन, E2 और ए में जो कॉमन, E3 और ए में जो कॉमन। ठीक है कि नहीं, वो सारा मिला करके ए ही बनेगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? वैष्णवी आया समझ? आरुषि आपको क्लियर है? बोलो बेटा। ओके, तो अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर मैं कहता हूँ E1 इंटरसेक्शन ए, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, E1 इंटरसेक्शन ए ओवर पी ए, that will be equal to PE1 by A. That means PE1, या इसकी जगह रुको, इसकी जगह मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ PA by E1, A by E1 क्या होगा, that will be A इंटरसेक्शन E1
ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ले आऊँ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, तो ये मेरा क्या बनेगा, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 होगा। ठीक है जी। तो यानी A इंटरसेक्शन E1 को आई कैन रिप्लेस बाय दिस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा इसको मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। ऐसे ही दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। तीसरे वाले को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ये क्या है, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। बोलो जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई कन्फ्यूजन इसी में बताइए। वैष्णवी, कोई कन्फ्यूजन? ओके। और ये कैरलिन, आपको आ गया समझ? आरुषि, रोशन, कंफर्म करिए। ओके ओके फाइन। तो इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, दिस इज़ कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल ये है, ए बैग, there are 3 bags. There are 3 bags. बैग 1, बैग 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3 रेड एंड 4 ब्लैक। बैग 2, बैग 2 की कॉन्फ़िगरेशन हमने बोली 4 रेड एंड 3 ब्लैक। और बैग 3, इसकी हमने बोली 4 रेड एंड 4 ब्लैक। ठीक है जी, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? इतना लिख लो पहले। लिख लिया सबने? फिर हमने बोला ए बैग इज सेलेक्टेड, ए बैग इज सेलेक्टेड and a ball is drawn. A ball is drawn. Find probability. Find probability. The ball drawn is, the ball drawn is red in color. ये हमने बोला। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है। तो आप इसमें सबसे पहले तो क्या है, एक बैग सेलेक्ट हो रहा है, तो E1 हमने डिफ़ाइन कर लिया। इवेंट्स जैसे हमने अभी जो हमने बेस थ्योरम में हमने बोला कि अलग अलग इवेंट हो सकते हैं, E1 E2 E3, तो ऐसे हम इवेंट डिफ़ाइन कर लेते हैं। E1 क्या है? E1 है बैग 1 इज़ सेलेक्टेड। बैग 1 इज़ सेलेक्टेड, ये हो गया फर्स्ट इवेंट। ऐसे ही सेकंड इवेंट ले लो, बैग 2 इज़ सेलेक्टेड। बैग 2 इज़ सेलेक्टेड। ऐसे थर्ड इवेंट डिफाइन कर लो, E3 हो गया, बैग 3 इज़ सेलेक्टेड।
और ए हमने बोला क्या है, इन सब में कॉमन है रेड बॉल, ये कॉमन है। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, अभी बेस थ्योरम के हिसाब से जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने क्या बोला, हमने बोला दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। ठीक है जी, लिख लिया सबने इतना, और समझ में भी आया कि नहीं आया, बोलो रोशन, समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो E1 फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा, वैष्णवी तुम बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? 1/3। हाँ, टोटल 3 बैग है, तो E1 मतलब फर्स्ट बैग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इज़ 1/3। अब ए बाई E1 का क्या मतलब है, ए का मतलब रेड बॉल और E1 मतलब फ्रॉम फर्स्ट बैग। ए बाई E1 को जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं प्रॉपर इसको लिखना चाहूँ तो इसको हम ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसको ऐसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट बैग 1। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो यानी ए बाई E1 का मतलब हो गया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, इट इज़ 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 3/7। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कैरोलिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोलो क्या होगा? सर वो भी 1/3 होगा। 1/3। एंड ए बाई E2 क्या होगा, सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है, 4 रेड, तो बोलो क्या होगा? 4/7। 4/7, बिल्कुल ठीक है। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी 1/3 एंड ए बाई E3 विल बी, अब कितनी है हमारे पास, रेड 4 रेड है, 4 ब्लैक है, यानी 4/8 हो गया। ठीक है जी, सबको समझ में आया यहाँ तक? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले दो को तो आप अगर एलसीएम ले लें तो 21 हो गया, ये हो गया 3 + 4 7/21 प्लस 1/3 और 1/2 हो गया ये, तो ये 1/3 हो गया प्लस 1/6, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3/6, तो आंसर इज़ 1/2। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, आ गया समझ? यस सर। ठीक है, Yes, बढ़िया sir. बढ़िया बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके ही जैसा क्वेश्चन, देखो ज़रा एग्ज़ाम्पल 15, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल 15 में ये कह रहा है ए पर्सन हैज़ अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज़ आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो एक हो गया E1 हमने डिफाइन कर लिया, इवेंट स्ट्राइक, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में ही 0.65। ठीक है जी, और 0.8 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो चलो इसको अभी और आगे रीड आउट कर लेते हैं, इफ़ देयर विल बी नो स्ट्राइक। एंड 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज स्ट्राइक।
तो अगर E1 की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ये ध्यान देना जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा ही 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ पर 2 ही इवेंट हो सकते हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। तो क्या इवेंट है, एक तो स्ट्राइक, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो E2 हम बोलते हैं नो स्ट्राइक, इसको हमने बोला नो स्ट्राइक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो जी, कौन बताएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आरुषि आप बता सकती हो इसकी? अरे वाह रोशन, तो 0.35 आ गया, ठीक है फाइन, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। फिर इसने बोला ए हमने डिफाइन कर लिया, दोनों में कॉमन है ए, क्या कि स्ट्राइक है तो भी जॉब कंप्लीट हो गया, स्ट्राइक नहीं है तो भी जॉब कंप्लीट। तो ए क्या है, ए इज़ जॉब इज़ कंप्लीटेड, जॉब इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम, दिस इज़ ए। तो ये जो 0.80 दिया है ये क्या है, दिस इज़ ए बाई जॉब इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक, यानी दिस इज़ ए बाई E2। आ रहा है समझ, सबको ये बात समझ में आ रही है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, क्योंकि इसने बोला इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक, दिस इज़ 0.80, जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक। ठीक है बच्चों, और जो a बाई E2 होगा ये तो हो गया 0.80, और a बाई E1 जो होगा वो क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? a बाई E1 क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, बोलो बच्चों? 0.32। 0.32 है, द कंस्ट्रक्शन जॉब इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ स्ट्राइक। सौम्या समझ में आ रहा है बेटा? दिस इज़ 0.32, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हमें क्या निकालना है, जॉब इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, क्लियरली ये बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या फार्मूला लगेगा, कैरलिन आप बोलो तो? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ठीक है, into probability of A slash E1 ठीक plus है, probability of E2 हम्म, into probability of A slash E2। ओके गुड, ठीक है जी। अब वैल्यू डाल लो इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें पता है 0.65, ए बाई E1 हमें पता है 0.32, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें मालूम है 0.35, और ए बाई E2 भी हमें पता है 0.8। अब इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, कंप्लीट आप लोग कर ही लेंगे, कैलकुलेशन ही करनी है बस। ठीक है जी, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आ गया सबको समझ में? आरुषि आपको आ गया समझ? सर नहीं, एक और फिर से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में या तो स्ट्राइक हो सकती है या नहीं हो सकती। स्ट्राइक होगी तो जॉब कंप्लीट होने के चांसेस कम हैं, जब स्ट्राइक होगी तो जॉब कंप्लीट होने के चांसेस कम हैं, जब स्ट्राइक नहीं होगी तो जॉब कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये है स्ट्राइक होने के चांसेस जो कि ज़्यादा हैं कि स्ट्राइक हो सकती है, और ये है स्ट्राइक ना होने के चांसेस। तो जॉब कंप्लीट, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जॉब कंप्लीट हो जाए चाहे स्ट्राइक हो या ना हो। तो क्या हो सकता है कि हमने बोला E1 या तो स्ट्राइक है और जॉब कंप्लीट हो गया, E2 जब स्ट्राइक नहीं है फिर भी जॉब कंप्लीट हो गया, हाँ फिर जॉब कंप्लीट हो गया। आया समझ? अब इसके जैसा एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है
एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। तो क्या क्या है इसमें, 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, यहाँ तक तो अर्न मीन्स बैग, बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ये आपको दे रखा है। फिर ए बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें से हमने एक बॉल ड्रॉ करी, ठीक है। अब बॉल ड्रॉ करी तो क्या हो सकता है, या तो बॉल रेड कलर की हो सकती है, या फिर बॉल क्या हो सकती है, जब हमने बॉल ड्रॉ करी तो हमें नहीं मालूम ना बॉल किस कलर की आ जाए, या तो रेड आ सकती है या ब्लैक आ सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द बैग। हमने क्या किया, बॉल ड्रॉ करी, उसका कलर नोट किया और बैग में वापस डाल दी। ठीक है, वापस डालने के बाद हमने 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन, यानी जिस कलर की बॉल निकली थी उसी कलर की 2 बॉल वापस हमने डाल दी। मान लीजिए अगर रेड आई तो बैग में हमने 2 रेड बॉल डाल दी, अगर ब्लैक आई तो ब्लैक तो वापस करी, उसके अलावा हमने 2 ब्लैक बॉल और ऐड कर दी। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है बच्चों, सर एक्स्ट्रा दो या उसे ऐड कर, एक्स्ट्रा उसको वापस डाल दिया, उसके बाद हमने 2 एक्स्ट्रा बॉल डाली। मतलब टोटल 3 डाले हैं। अरे 3 कैसे हो गए गुरुदेव, एक निकाली वापस कर दी, फिर 2 डाली, 3 कैसे डाल दी यार। नहीं मतलब एक तो वो निकाले डाल दी, एक जो निकाली वो वापस दे दी, वापस देने के बाद हमने 2 और डाली, बस। आप 3 का हिसाब मत लगाओ ना, तो दिमाग में ये घूमता रहेगा। जब आपने 3 का हिसाब लगा दिया ना तो यहाँ पर आप 3 जोड़ दोगे। अभी 10 बॉल्स हैं तो आप गलती से 3 ऐड कर सकते हो, जबकि आपको ऐड 2 करनी है। अभी 5 रेड और 5 ब्लैक हैं तो टोटल 10 बॉल्स हैं। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे 3 बॉल डालनी है तो आप हो सकता है 10 + 3 13 बॉल समझ लो टोटल, जबकि 13 नहीं होंगी ना, 12 ही होंगी। समझ में आया। या सर होंगे तो 12 ही। हाँ बस, हमने जो बॉल निकाली वापस कर दी, वापस करने के बाद फिर 2 बॉल और डाली। अब ठीक है, यस फिर उसके बाद 2 बॉल वापस डालने के बाद फिर एक बॉल हमने और डाली, ड्रॉ करी है। ठीक, तो अब सेकंड बॉल की कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज़ रेड। जो बाद में हमने फिर से ड्रॉ करी वो रेड कलर की बॉल होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ज़रा देखिएगा कि कैसे ये उससे रिलेट हो रहा है। E1 हमने बोला और E2 बोला, 2 इवेंट हो गए। क्या क्या 2 इवेंट है, या तो रेड बॉल आ सकती है शुरू में, जो ये बोला मैंने, या फिर ब्लैक आ सकती है। फिर मतलब यहाँ से भी जॉब अकम्प्लिश हो सकती है, यहाँ से भी जॉब अकम्प्लिश हो सकती है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि फिर से जो सेकंड बॉल ड्रॉ करी वो रेड होगी, तो वो रेड बॉल यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है और यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है, तो वो ए है। तो E1 आप डिफाइन कर लेंगे, E1 क्या हो गया, रेड बॉल जो हमने शुरू में ड्रॉ करा। ठीक है जी, और E2 हमने बोला ब्लैक बॉल, और ए हमने बोला सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, ये हमने बोला ए है। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आया सभी को कि नहीं। रोशन, यहाँ तक बात समझ में आई। कैरलिन, वैष्णवी, आरुषि, सेकंड बॉल वाला समझ नहीं आया। हमने बोला कि फर्स्ट बॉल, देखो पहले तो एक बॉल हमने ड्रॉ करी और फिर जिस भी कलर की बॉल, अब वो 2 इवेंट बन जाएंगे वहाँ से। जो भी हमने पहली बॉल ड्रॉ करी वो हमें नहीं मालूम ना किस कलर की है, तो या तो रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है। तो हमने 2 इवेंट डिफाइन कर लिए कि पहली बॉल या तो रेड निकली या फिर ब्लैक निकली। फिर लेकिन कंडीशन क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि सेकंड बॉल इज़ रेड, तो उसको मैंने ए मान लिया कि सेकंड बॉल इज़ रेड। बोलो ठीक है कि नहीं। ओके सर। अब
E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो वैष्णवी, तुम ही बोलो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ 5, रेड की प्रोबेबिलिटी, E1 मतलब रेड, तो रेड 5 है, टोटल 10 है, तो 1/2 हो गया। E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 क्या, ब्लैक, ब्लैक फिर से 5 है, टोटल 10 है, तो अगेन 1/2 हो गया। ठीक है, E1 आ गया, E2 आ गया। अब जब हम बोलेंगे A/E1, तो A/E1 का मतलब क्या है? A/E1 का मतलब पहले हमने रेड बॉल निकाली, तो बैग में पहले से ही 5 रेड थी और 5 ब्लैक थी, तो हमने 2 रेड और ऐड कर दी, क्योंकि जिस कलर की बॉल निकली उसी कलर की हमने ऐड कर दी। तो अब कितनी हो गई? 7 रेड हो गई और 5 ब्लैक हो गई। अब ए क्या है? ए है कि सेकंड बॉल इज़ रेड, तो अब इसमें अब कितनी रेड है? 7 रेड है, टोटल कितनी हो गई? 12। बोलो A/E1 समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। रोशन, आपको समझ में आया A/E1? यस सर। ठीक है, आरुषि, सौम्य, ओके। तो A/E2 बताओ ज़रा रोशन, क्या होगा? तो ट्राई मारो, तो गलती होगा ज़्यादा से ज़्यादा। A/E2 का क्या मतलब होगा? E2 क्या है? E2 हमने ब्लैक, तो ऑलरेडी हमारे पास 5 रेड और 5 ब्लैक थी, तो अगर ब्लैक बॉल निकली तो हमने क्या किया होगा? 2 और ऐड करेंगे। 2 ब्लैक हमने और ऐड कर दी, तो अब बॉल्स क्या हो गई? 5 रेड है, 7 ब्लैक। तो और ए हम क्या बोल रहे हैं? सेकंड बॉल वाली रहेगा तो रेड, हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 होगी। अब बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं? तो अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब वैल्यू लगा लो इसकी। E1 है 1/2, E2 भी 1/2 है, तो ये हो गया 1/2, और A/E1 हो गया 7/12 प्लस E2 हो गया 1/2, A/E2 हो गया 5/12, तो दोनों का एलसीएम तो हो गया 24, और ऊपर हो गया 7 + 5, तो इट इज़ 12/24। 1/2 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, बोलो। यस सर। हो गया सभी बच्चों का? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Yes, मूव sir. करें। यस सर। चलो, अब ये तो था टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में डिफरेंस क्या रहेगा? अभी तक हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए E1/A, E1/A का मतलब क्या है? जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं बोलूँ, यहाँ पर मैंने बोला था फाइंड प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज़ रेड। तो क्वेश्चन ने किसकी बात की? सेकंड बॉल, जिसको मैंने ए माना था। अब अगर मैं इसकी जगह क्वेश्चन ये कह देता फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड given that second ball is red। अब मैं यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा हूँ कि फर्स्ट बॉल इज़ रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। यानी फर्स्ट बॉल इज़ रेड को मैंने क्या बोला है? E1। तो यानी मैं आपको क्या निकालने को कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ E1/A निकालो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, E1/A। आ रहा है समझ में? ये बोलो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो E1/A क्या होगा?
E1 बाई ए को हम ऐसे बोलेंगे E1 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यही चलेगा। और E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1। ठीक है ना। E1 इंटरसेक्शन ए को हमने शुरू में जहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था वहीं पर ही मैंने इसको डिफाइन किया था। देखो ज़रा, यहाँ पर हमने बोला था कि ए इंटरसेक्शन E1 का मतलब क्या है, E1 इंटू ए बाई E1। तो ए इंटरसेक्शन E1 को आई कैन रिप्लेस बाय दिस, और तभी हमने सारे रिप्लेस करे थे। तो सेम विद दिस केस ऑल्सो, E1 इंटरसेक्शन ए को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमको मालूम ही है क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज E1 ए बाई E1 प्लस E2 इंटू ए बाई E2। तो इस केस में फिर आपका ये फार्मूला लगेगा। फिर तो अगर ये फार्मूला लग रहा है, यानी अगर मैं आपको कह रहा हूँ E1 बाई ए निकालिए, या मैंने इसकी जगह E2 बाई ए निकालने के लिए बोल दिया, तो दिस इज बेस थ्योरम नाउ। E2 बाई ए के लिए क्या हो जाएगा, E2 इंटरसेक्शन ए ओवर पी ए। तो सेम यहाँ पर E1 की जगह E2 आ जाएगा ऊपर, ए बाई E1 ओवर, नीचे सेम रहेगा ए बाई E1 प्लस E2 ए बाई E2। बोलो जी, सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रोशन, आया कुछ समझ में? यस कैरलिन, आपको आया समझ? Yes, sir. चलो इसका हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखो एक जैसे ये ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसके बेसिस पे। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा या बेस थ्योरम लगेगा। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करके बताइएगा। और किसी को लग रहा है कि दिक्कत आ रही है आइडेंटिफाई करने में तो बोलिएगा। क्वेश्चन ने बोला है बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। तो एक बैग है उसमें 4 रेड है एंड 4 ब्लैक बॉल। ये तो हो गया बैग 1। अनदर बैग है उसमें हैं 2 रेड हैं और 6 हैं ब्लैक बॉल दूसरे बैग के अंदर। फिर वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड। दोनों में से एक बैग हमने सेलेक्ट किया है और उसमें से एक बॉल ड्रॉ किया है, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। जो बॉल हमने ड्रॉ करी इट इज़ फाउंड टू बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब बताओ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये बेस थ्योरम है? कौन बता सकता है विद रीज़न? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम है। क्यों है बेस थ्योरम? आप रीज़न बता सकते हो उसके लिए? क्योंकि सर ये ए अपॉन E1 बोलता है ए अपॉन E1 बोल रहा है निकालने के लिए। रेड बॉल नहीं, जो बैग निकालेगा ना उससे हाँ बैग, हाँ E1 बाई ए बोल रहा है। और कोई बताओ जी। आरुषि आप बोलो। आरुषि, आपको समझ में आया है बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी है? टोटल। वैष्णवी आप बोलो। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। कैरलिन आप बोलो। So base theorem actually हम्म from the first bag already given है कि हमने वो बॉल उसमें से ड्रॉ किया है। देखो चलो मैं आपको थोड़ा और इजी बताता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करिए। आप इवेंट्स के ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? अब आपके पास 2 बैग हैं। सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि एक बैग ये है आपके पास
और एक बैग आपके पास ये है। मैं आपको कहता हूँ कि रेड बॉल निकालिए, तो रेड बॉल निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, आपके सामने दो बैग हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एक बैग सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से कौन सा बैग सेलेक्ट करें, कोई भी एक बैग आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें से बॉल ड्रॉ करेंगे। तो पहले इवेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट जो इवेंट होगा, फर्स्ट जो इवेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इवेंट होगा सिलेक्शन ऑफ बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग, ठीक है ना, कि आपने बैग कौन सा सेलेक्ट किया है, पहले इवेंट ये होगा। फिर जो सेकंड इवेंट होगा वो क्या होगा, उसके बाद का जो इवेंट होगा उसको हम बोल रहे हैं सेकंड इवेंट। उसके बाद का इवेंट क्या होगा, बॉल ड्रॉ होगी, रेड या ब्लैक जो भी, वट एवर इट इज़। तो अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो समझो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर वो कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो समझो वो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब पहले पिछले क्वेश्चन से रिलेट करते हो, जो मैंने अभी समझाया उसको इस क्वेश्चन से रिलेट करो। इस क्वेश्चन में पहले इवेंट क्या था, पहले इवेंट था या तो बॉल रेड आएगा या बॉल ब्लैक आएगा, ठीक है। और दूसरा इवेंट क्या था, दूसरा इवेंट था कि सेकंड बॉल हमेशा ही रेड होना चाहिए। तो फर्स्ट इवेंट था फर्स्ट बॉल, सेकंड इवेंट है सेकंड बॉल। यहाँ तक क्लियर है। अब इस क्वेश्चन ने बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ रेड, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, सेकंड वाले की। तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी अगर निकालने को कह रहा है, इसका मतलब वो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और ये जो मैंने एग्जांपल बोला कि अगर इसमें ऐसा पूछा गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज़ रेड, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने को कह रहा है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज़ रेड। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बोलो बच्चों, ठीक है। तो यही आइडेंटिफिकेशन है जो आपको फॉलो करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इवेंट हम डिफाइन कर लेते हैं, E1 कि बैग 1 और E2 हो गया बैग 2, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है रेड बॉल, उसको बोल दिया A रेड बॉल। इतना लिख लो पहले सबके सब, ठीक है जी। लिख लिया सबने इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, बोलो जी, कौन बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, हाफ, 1/2। यस 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, दैट विल आल्सो बी 1/2, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मैं बोलता हूँ, A/E1 का मतलब A मीन्स रेड बॉल, गिवन दैट इट इज़ फ्रॉम बैग 1, तो रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8। 1/2। हाँ 4/8 है ना, 4/8 दैट इज़ 1/2। आप 4/8 ही रहने दो, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। और दूसरे के लिए A/E2 क्या होगा, A/E2 बताओ जी क्या होगा, 2/8। 2/8, ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन ने बोला है कि आप निकालिए प्रोबेबिलिटी, किसकी निकालिए, बॉल ड्रॉन इज़ फ्रॉम बैग 1, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो बैग 1 को क्या बोला हमने, E1 बाई A, गिवन दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड। तो E1 बाई A के लिए क्या होगा, ऊपर E1 की टर्म्स आएंगी, E1 इंटू A/E1, नीचे
दोनों की आएंगी E1 इंटू A/E1 प्लस E2 और A/E2। अब इनकी आप वैल्यू डाल लो। E1 की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है 1/2 है, तो ये हो गया 1/2। A/E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 4/8 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। ठीक है जी। तो सब में से आप कॉमन ले लो, 2 इंटू 8 अपॉन में 2 इंटू 8, तो ये कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 4 बचेगा और बच गया 4 + 2। तो इसीलिए मैंने कहा था 8 को कैंसिल आउट मत करो, बाद में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करिएगा, लास्ट में सिंप्लीफाई करना, तो बाद में काम आएगा। 4/6 का मतलब आंसर हमारा 2/3 आ गया। बोलो, सबको समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। ओके फाइन। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है ये कह रहा है ए फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स, मशीन ए एंड बी। 2 मशीन्स हैं एक फैक्ट्री में, मशीन ए एंड मशीन बी। तो ये दिमाग में रखना कि सबसे पहले वो किसकी बात कर रहा है? मशीन्स हैं उनकी बात कर रहा है। फिर पास्ट रिकॉर्ड शोज मशीन ए प्रोड्यूसेस 60% ऑफ आउटपुट। तो मशीन ए क्या काम कर रही है? 60% ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। और मशीन बी क्या काम कर रही है? इट इज़ प्रोड्यूसिंग 40% ऑफ द आइटम्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले ए और बी 2 मशीन हैं, इनमें से प्रोडक्शन हो रहा है। ये 60% प्रोडक्शन दे रहा है, ये प्रोडक्शन दे रहा है 40%। तो सबसे पहले इवेंट क्या हो रहा है? इनमें से प्रोडक्शन। क्लियर है? फिर आगे क्या कह रहा है? फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। इसके बाद इसमें से 2% क्या हो रहा है? डिफेक्टिव आ रहा है, और इसमें से आ रहा है 1% डिफेक्टिव। इसके आगे ये जा रहा है, तो ये बाद में है। सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन हो रहा है, फिर बात आती है डिफेक्टिव की कि उनमें से भाई कितने डिफेक्टिव हैं। तो पहले इवेंट क्या है? आपको समझ में आ रहा है सभी को कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले इवेंट क्या होगा? दैट विल बी प्रोडक्शन। फिर दूसरा इवेंट होगा कि डिफेक्टिव। डिफेक्टिव दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी डिफेक्टिव, इसमें भी डिफेक्टिव। दिस इज कॉमन इन बोथ। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने को कह रहा है? आगे पढ़ते हैं। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू स्टॉक पाइल, देन one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability? अब probability किसके लिए फाइंड करने को कह रहा है? What is the probability? It is produced by machine B. तो यानी it is talking about production of machine B. ठीक है, तो यानी क्वेश्चन किसका हुआ? बोलो जरा। बेस थ्योरम। अगर वो इसमें यहाँ पे कह देता व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, तो ये किसका क्वेश्चन होता? टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, जो इवेंट बाद में हो रही है तो टोटल प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट पहले हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है तो बेस थ्योरम है। ठीक है जी, आ गया सबको समझ? अगर समझ में आ गया तो E1 और E2 डिफाइन करो क्या है। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? E1 हो गया आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। सौम्य आ गया समझ?
आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, और E2 हो गया आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और ए हो गया आइटम कैसा होना चाहिए, डिफेक्टिव आइटम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, रोशन आ रहा है बेटा समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40/100। ये आप ध्यान देना कि जो भी इवेंट्स को आप अज्यूम कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। मान लीजिए 2 इवेंट हमने बोले E1 और E2, इनका सम हमेशा 1 होता है। A/E1 और A/E2 का सम 1 होगा ऐसा नहीं है, लेकिन E1 और E2 अगर 3 इवेंट है E1 E2 E3, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अब हम बोलते हैं A/E1। तो A/E1 क्या होगा जी? A का मतलब डिफेक्टिव और E1 का मतलब फ्रॉम मशीन ए। तो डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए कितने हैं फर्स्ट मशीन में डिफेक्टिव? इट इज़ 2%, 2/100। A/E2 का मतलब क्या हो गया? डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी, तो ये क्या हो जाएगा? 1%। ठीक है ना? तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो मशीन बी को हमने E2 बोला है, तो आपको क्या निकालना है? E2/A निकालना है। तो E2/A का मतलब है E2 की टर्म ऊपर आएंगी, E2/A। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब लगाओ आप वैल्यूज़ को। लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, अपॉन वाली जो 100 वाली टर्म है उसको लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास इजी रहेगा। 40/100, 1/100, फिर 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। तो अपॉन में 100 आप कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ऊपर रह जाएगा सिंपली 40। कितना आ रहा है? 1/4। 40/160, हाँ 1/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, हो गया सभी का ये क्वेश्चन? बोलो तो। Yes, sir. चलो बढ़िया, Yes, sir. वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। चलो अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि हमारे पास 3 तरह के कॉइन्स हैं, 3 तरह के कॉइन्स हैं। देयर आर 3 कॉइन्स। एक पहला जो कॉइन है 1 इज़ 2-हेडेड कॉइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों तरफ उसमें हेड है। ठीक है। दूसरा कॉइन क्या है? अनदर इज़ बाइज्ड। अनदर क्या? बाइज्ड कॉइन है। इस तरह से है कि हेड ही अधिकतर उछालेंगे तो हेड आएगा। जैसे जो नॉर्मल कॉइन होता है आपके पास, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होता है 1/2। क्यों? क्योंकि 50-50% है। 50% चांसेस है कि हेड आएगा, 50% चांसेस है कि टेल आएगा।
तो ये कैसा कॉइन है, उस कॉइन को हम बोलते हैं अनबायस्ड कॉइन, ठीक है ना। तो ये कैसा कॉइन है, ये है बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन क्या है कि मैक्सिमम टॉस करेंगे तो हेड आएगा, मैक्सिमम चांस जो है हेड आने के हैं, 70% है कि हेड आएगा। क्लियर है जी। और तीसरा कॉइन है वो कैसा है, वो अनबायस्ड कॉइन है, जो नॉर्मल कॉइन होता ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी है, हमारे पास 3 तरह के कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये दी है। फिर आगे क्या कह रहा है, 1 ऑफ 3 कॉइन्स आर चूजन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम इवेंट हमारा हो रहा है, हम चूज़ कर रहे हैं कि इसको किस कॉइन को हम सेलेक्ट करें। ठीक है, जैसे बैग था, कोई भी एक बैग सेलेक्ट करते थे, तो सेम विद दिस ऑल्सो कि हमारे पास 3 कॉइन है, किसी भी एक कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हम उसको टॉस कर रहे हैं। फिर कह रहा है इट शोज़ हेड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने कॉइन सेलेक्ट किया वो 2 हेडेड कॉइन है। समझ में आ रहा है सभी को। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, इट इज़ 2 हेडेड कॉइन। तो अब बताओ जी, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है, और क्यों ऐसा। वैष्णवी तुम ही बोलो चलो, सर बेस थ्योरम था, क्यों बेस थ्योरम का है। क्योंकि सर हम पहले इवेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इवेंट डिफाइन। हम पहला इवेंट क्या है, जो कॉइन सेलेक्ट करना, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कह रहे हैं। उसके बाद इवेंट है टॉस करना। पहले इवेंट क्या है, कॉइन को सेलेक्ट करो, और उसके बाद है इनमें से एक कॉइन सेलेक्ट करना। पहले इवेंट क्या है, सेलेक्टिंग ए कॉइन, ये पहला इवेंट है। और उसके बाद का इवेंट है टॉस करना उसको। ठीक है, ये सेकंड इवेंट है। तो E1 लिख लो आप लोग, क्या हो सकता है, 2 हेडेड कॉइन। E1 हो गया 2 हेडेड कॉइन। और E2 आप डिफाइन कर लो, बायस्ड कॉइन। हमेशा क्वेश्चन में आपने डिफाइन करना है। और E3 आप डिफाइन कर लो, अनबायस्ड कॉइन। और A हो गया, क्या है A, हेड ऑन कॉइन। ठीक है जी रोशन, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ क्या होगा, 3 कॉइन है, तो किसी भी एक कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है जी, जस्ट लाइक बैग। तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी होगा, 1/3। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। फिर A/E1 क्या होगा, हेड, जब वो 2 हेडेड कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो कैरलिन, आप बोलो। सर वो 1/2 होगा। 1 होगा, 2 हेडेड है तो दोनों हर बार उठा लेंगे, टॉस करेंगे तो श्योर है कि इट विल बी ए हेड। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, ओके। A/E2 की प्रोबेबिलिटी बोलो कैरलिन क्या होगी। बायस्ड कॉइन है तो उसमें क्या बोला है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी है, क्या दे रखी है, 75%। 75%, यानी 75/100 विच इज़ 3/4। ठीक है, फिर A/E3 की प्रोबेबिलिटी बोलो कैरलिन क्या होगी। वो हाफ होगा सर। हाँ, क्योंकि अनबायस्ड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है जी, सबको क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे निकालना है कि इट इज़ 2 हेडेड कॉइन। तो 2 हेडेड कॉइन हमने E1 माना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी E1/A निकालना है। ठीक है, तो लगा दीजिए इसका फॉर्मूला। ऊपर टर्म्स E1 की आएंगी, E1 A/E1, फिर डिवीजन में आएगा E1 4/9।
4/9 आ रहा है। बाकी लोग बताओ जी, 4/9 ही है क्या? कोई और जिसने सॉल्व कर लिया हो? नीचे 3 टर्म आएंगी, E1 E2 E3। टोटल में ध्यान देना, जितने इवेंट है उतने नीचे आएंगे, प्लस E3 इंटू A/E3। अब आप वैल्यू डालो। E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3, A/E1 हो गया 1, 1/3 A/E1 हो गया 1, प्लस 1/3 A/E2 हो गया आपके पास 3/4, प्लस 1/3 A/E3 हो गया 1/2। तो 1/3 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा, तो बच गया 1 प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। तो एलसीएम हो गया 4, तो बच गया 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9। यही बताया था आपने। यस सर। चलो ठीक है।